मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत का जवाब कैसे दिया जाए? क्या भारत से तिजारत बंद करना और सफारती ताल्लुकात में कमी काफ़ी है? सेनेट में तहरीक अदम एतमाद की बाजी कैसे पलट गई? अपोजिशन के बागी 14 अरकान में कौन कौन शामिल है? तहरीक अदम एतमाद ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले क्यों पैदा कर दिए? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे पर मकबूजा कश्मीर का मामला छाया हुआ है। भारत की जानिब से कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के फैसले ने खित्ते में कशीदगी बढ़ा दी है। भारत किसी कायदे कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद अपने ही आइन की धज्जियां उड़ाते हुए कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर भी निगाह डालें तो लगता है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ती है तो उसे 2 कदम पीछे हटना पड़ जाता है। ये मामला जो है ये यहाँ तक क्यों पहुंच रहा है, इसमें सबसे पहला चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन बड़े इत्मीनान के साथ तहरीक एतमाद लेकर आई, लेकिन अक्सरियत होने के बावजूद उसे जिस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। 14 सेनेटर्स ने अपोजिशन से बगावत करके सारा खेल खराब कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम सेनेटर्स से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बयान जारी किया और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। वो ये कहते हैं कि सेनेट में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग से चेयरमैन बिलावल भुट्टो को सख्त मायूसी हुई है, इसलिए उन्होंने मामले की तह तक पहुंचने का फैसला किया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद सादिक संजरानी को हटाने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी। वो घिनौना किरदार अदा करने वाले सेनेटर्स को बेनकाब और पार्टी नज़्म के खिलाफ वर्जी और इनहराफ करने वालों को सजा देना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस शिकस्त पर साबिक सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को शक की निगाह से देख रही है। अपोजिशन का इत्तेहाद बिखर रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस शिकस्त का इल्जाम साबिक सदर जरदारी पर डाल रहे हैं। लेट्स वॉच इट। टूट गए 2-4 किसी और के टूट के या गवर्नमेंट के टूट जाए, पीटीआई के भी टूटते थे अभी आप बिल्कुल टूट गए, वो एक और बात है। लेकिन आप मैं ये आई एम नॉट सेइंग दिस, ये अखबारी इतला है और आपने भी कहा है कि वो उन्होंने एक पार्टी ने डिसीजन लिया कि वो इसमें जो है वो हाथ। अच्छा, वैसे कल बिलावल भुट्टो ने, आपने चूंकि उमर चीमा की स्टोरी की बात की थी, तो बिलावल भुट्टो ने उसको कैटेगोरिकली उन्होंने उसको इनकार किया, एक बात। और दूसरी बात ये, कंपेयर करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को, उनके सेनेटर्स ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। नून लीग की तरफ से अब तक कोई ऐसी चीज नहीं। चलेंगे जमा कराना तो ये गिमिक तो हमारी सियासी पार्टियां बड़ा पुराना कर रही हैं। गिमिकरी का मतलब होता है ड्रामेबाजी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पीपल्स पार्टी की ड्रामेबाजी। अच्छा किया आपने ट्रांसलेट। जो भी करता है ये इस्तीफे जमा कराने फिर वापस ले लेने, ये सारी गिमिकरी होती है। सेनेट के मामलात, पीएमएलएन के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान की सियासत और फिर कश्मीर। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सेनेटर साहब, सबसे पहले कश्मीर से बात करेंगे। कश्मीर कमेटी के आप रुकन भी हैं। सो ये जो हो रहा है, ये बार बार मोदी सरकार तो ये बात कह रही थी हम ये करेंगे, वी आर गो, पिछले इलेक्शन में भी वो ये कहते रहे, अब भी ये कहते रहे, हमारी क्या तैयारी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मोदी सरकार जो है उन्होंने जो इंडिया की वो ये जो अभी बातें हो रही ना 370 और 35, ये आइन की बातें हैं ना, तो आइन में तो उनके सेकुलरिज्म की भी बात है। ठीक है। तो ये जो मोदी सरकार है ये तो इसका सेकुलरिज्म को तो ख़त्म कर दिया ना। वो जो जिस बेस पे इंडियन के मुख्तलिफुल नस्ल और मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफ अक़वाम वहाँ पे बसती हैं। एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब 27.5 करोड़ लाश उनकी वो जो है उसमें उसकी गिनती हुई है मरदमशुमारी में। तो वो एक सेकुलरिज्म की बुनियाद पे इकट्ठे थे, वो तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब तो वो ये गौ माता की बातें करते हैं, हिंदू राज की बात कर रहे हैं, और करते करते ये कश्मीर जो है इसका स्टेटस जो ख़त्म किया है, जिसको वो स्पेशल स्टेटस कहते हैं, हम के ये कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। हम जो हैं इस बात को ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये हम जिस बात पे ना बड़े
गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है, इससे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो स्पेशल स्टेटस को तस्लीम ही नहीं करते। ठीक है, तो जिसे तस्लीम नहीं करते वो करे न करे वो एक अलग। हम ये कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया पूरा कश्मीर, जिसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख वद्दाख सब शामिल है, लेकिन उन्होंने उसको हिस्से कर दिए ना। बेशक हिस्से उन्होंने किए ना, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो अपनी जगह एक नहीं, एक तो 48 में हुई थी, उसके बाद 48 49 करारदादें पास हो चुकी हैं। तो उनके मुताबिक जो है ये ना स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं या इसका स्टेटस, अभी भी पहले स्टेटस दिया था, अब स्टेटस चेंज किया है इन्होंने, तो वो भी गलत था, ये भी गलत है। हम ये कहते हैं कि 3 फरीक हैं कश्मीर के, हम नहीं कहते, दुनिया को पता है इस बात का, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पता है सबका, कि जी 3 है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर, ये 3 फरीक़ैन हैं, ये मुज़ाकरात करके मसले को हल करेंगे। लेकिन मसला क्या है, करारदाद में क्या लिखा हुआ है? करारदाद में ये लिखा हुआ है कि प्लेबिसाइड होगा किस बात में, कि कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या नहीं होना। उसमें ये नहीं है कि इंडिया के साथ शामिल होना है या नहीं होना। ये लोग गुड़ करते हैं ना चीजों को। तो अब ये इस पे ये 3 फरीक बैठ के बात कर लें असल तो बात। लेकिन वो इंडिया पिछले 70-72 साल से जो उसने कश्मीर में किया है, जो कश्मीर का हाल किया है, जो जुल्म किया है, जो वहाँ पे मजालिम ढाए हैं, जो बच्चों को मारा है, जो औरतों को मारा है, जो औरतों को रेप किए हैं, वहाँ पे बैलेट गन इस्तेमाल हुई हैं, आज भी खून बह रहा है। और अब ये जो एक्शन है, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन इसका फॉल आउट तो खून ही बहना है ना। ठीक है, इस अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि ये कागजी कार्रवाइयों से कभी तहरीकें नहीं रुकती, इंसानी सोच तब्दील नहीं होती। मकबूल बट मर गया लेकिन जिंदा है ना। अफजल गुरु को मार दिया आपने तिहाड़ जेल में, लेकिन जिंदा है ना। बुरहान वानी को मार दिया आपने है अपनी तरफ से, लेकिन वो मरा तो नहीं ना। सैकड़ों हजारों और बुरहान वानी पैदा हो गए। इसी तरह से यासीन मलिक को आपने तिहाड़ जेल में रखा हुआ है। उसकी जो बेगम है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान की है, वो जिस तरह से मारी मारी फिर रही है, परेशान है। वो ये बता रही है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है जेल में, और उसको उसके जान के दर पे हैं लोग। जिस तरह से उसे रखा गया है, पानी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, अनहाइजेनिक जगह पे रखा हुआ है। उसकी सेहत वैसे ठीक नहीं है। लेकिन बात यह है कि यासीन मलिक तो अपनी जगह खड़ा है ना। उसकी सोच तो आप नहीं, जब नहीं ख़त्म कर सके ये सारी चीज़ें। अली गिलानी की साहब की कितनी उम्र हो गई है, फारूक मीर वाइस फारूक जो है वो अपनी जगह पे कायम है। हुर्रियत पहले से ज़्यादा मजबूत है। एक ज़माने में कुछ फ्रिक्शन थी, आज ज़बरदस्त इत्तेहाद है। तो ये देखना चाहिए, प्रैक्टिकली इंडिया लूजर है। राइट। सो ये बात सही है जो कहा भी क्या। अभी हमने देखा कि रीसेंट दौरे में अमेरिका के खुद सर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे सालिसी का कहा। ये तमाम वाक़यात आपने बताए हैं जो कि कई सालों से हमें नजर आ रहे हैं इंडिया में। क्या इंडिया को ये फील हो रहा है कि मेरे हाथ से निकल रहा है कश्मीर, या उन्हें समझा ऑल आउट फोर्स इस्तेमाल करें? और पहली बात तो ये है कि ये जो बात हुई है ना आर्बिट्रेशन की या मीडिएशन की, ये उस मौक़िफ़ के खिलाफ है जो हमारा 70-72 साल से है, जो कश्मीरियों का स्टैंड है। ये अगर इसका पता होता ना हमारे इमरान खान साहब को कि मसला कश्मीर है क्या, या कभी उन्होंने पढ़ने की कोशिश की होती तो वो कभी इस बात पे इत्तेफाक ना करते। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ट्रंप ने कहा है इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम नहीं हैं। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो स्ट्रेटेजी जब कोई बनेगी, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है ना जिसका ऐलान उन्होंने कश्मीर में अभी किया है। तो ये पार्टनर से आपस में बात नहीं हुई होगी। अब तो अच्छा, तो आप कह रहे हैं अमेरिका की मर्जी शामिल है? मर्जी इसलिए शामिल है, लेकिन उसने ये आर्बिट्रेशन की बात करके जरा थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर उसने अपनी क्रेडेंशियल इसलिए बढ़ाए हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान, सुना तो सही, उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौज को निकालना है और वो जीरो कैजुअलिटी पे गेज करते हैं चीज़ों को। उनका मकसद ये है कि हमारी फौज जिंदा सलामत निकल जाए और उनकी प्रोटेक्शन में हमारे फौजी जो हैं, जो पहले भी मर चुके हैं इनकी जंग में, वो मरें।
इसलिए उसने इस तरह का मौका इख्तियार किया, अदरवाइज उसके नोटिस में होगा। क्योंकि जब 2 दफा उसने कहा तो मोदी ने उसको रिबर्ट नहीं किया, उनके वजारत खारजा ने जरूर किया, मोदी खामोश रहा है। 2 दफा कहा ना ट्रम्प ने, तो मोदी को कहना चाहिए था कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो इससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। तो मैं लेकिन कहना है बॉटम लाइन यही है कि हमारे हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि ये मसला है क्या। इस तरह से हर एक को ये कल को कोई उठ के हमारे मुल्क के बारे में कह दे कि जी वहाँ पे ये इशू है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन भारत तो कभी नहीं मानता था कि ये मसला है या इसके अंदर कोई और बात भी करे, तो बात करने को तैयार ही नहीं था। मगर अगर अमेरिका कह रहा है कि मैं सालसी दे रहा हूँ, आप डिस्कस करें, आप दोनों के दरमियान मसला ही है, वो तो कहता था पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान को आइसोलेट करो। तो भारत के मौक़िफ़ की तो हार हुई। देखें ये जो शिमला मुआहदा हुआ है, इसमें कश्मीरी की बात हुई है ना। ऐसा नहीं है कि वो मानता नहीं, बात करता नहीं है, वो बहाने ढूंढता, कभी दहशतगर्दी, कभी ये, कभी वो। मानेगा कैसे नहीं? यूनाइटेड नेशन में वो खुद गया था, मानेगा कैसे नहीं? मानना ये थोड़ी है, ये किसी की मर्जी तो नहीं है ना, ये तो एक इंटरनेशनल इशू है ना कश्मीर। मोदी के मानने ना मानने से क्या होता है? मैं खुद पार्लियामेंट में उनकी दिल्ली में बैठ के उनकी तमाम पार्टियों से मैं एक उसमें गया था दिसंबर 2015 में, हमने नेगोशिएट किया है, वहाँ पे कश्मीर की बात हुई है। ऐसी बात नहीं है कि और मैं जो बात कह रहा हूँ कि ट्रम्प जो है उसने ये जो बात की है ये बगैर सोचे समझे की है या सोच समझ के की है। लेकिन हमारे लोगों की कोई तैयारी नहीं थी, उन्हें पता नहीं था, वरना वो कहते कि भाई ठहर, वरना कल को हमारे मुल्क के बारे में कोई ये बात करे कि जी तुम्हारा फलाना इशू है, हम उसके आर्बिट्रेशन करने को तैयार है। और कोई पाकिस्तान का इशू कश्मीर के इक्विवेलेंट नहीं है, वो नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ, मैं आपको एक असूली बात बता रहा हूँ। असूल ये है कि जब यूनाइटेड नेशन की एक करारदाद है, प्लेबसाइट की है, डिस्प्यूटेड इशू। आप जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशू पे कल बात करेंगे, तो आप पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को इक्वेट करें कश्मीर से। कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड इशू। कश्मीर डिस्प्यूटेड इशू है। कश्मीरियों ने भी कभी कहा है कि हुर्रियत ने कभी कहा है कि हमारी कोई आर्बिट्रेशन अमेरिका करे, आज तक कहा है कभी? ठीक है, दैट्स यू सेइंग कि उनको भी ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। उनके बगैर होगा नहीं। असल वही है, फिर फरीक जो है ना, हम 3 तो हैं, लेकिन खून तो उनका बह रहा है। लेट्स कम टू द प्रेजेंट स्टेट। अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो आप लोग क्या करते इस वक्त? देखिए, मैं इस पे कोई जज्बाती बात नहीं करना चाहता। हमारी हुकूमत होती क्या करते क्या नहीं करते, मैंने आज भी कश्मीर कमेटी में ये बात की है कि हमें एक तो ये 21 करोड़ का मसला है, किसी सियासी जमात या हुकूमत का मसला नहीं है। ठीक है, इसमें तमाम जो इसके स्टेक होल्डर है, पाक फौज है, ISI है, वजारत खारजा है, हुकूमत है, अपोजिशन की तमाम पार्टियां हैं, दीनी सियासी जमातें हैं और दीगर जिनको आपने कल तक आप कश्मीर का मुजाहिद कहते थे, आज जेलों में डाला हुआ है। इसमें सोचें उनसे बात करनी है या नहीं करनी। कल तक जो राज दुलारे थे, आज तो वो मतलब कि मरदूदे हरम ठहरे हैं ना। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कश्मीर का इशू 72 साल से जिस रवायती तरीके से कि जी हम अखलाकी मदद करेंगे, सियासी मदद करेंगे, सवारती मदद करेंगे, यही है ना। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वो अपने इंतहाओं पे चला गया है मोदी। इसके बाद ये इससे ज्यादा इंतहा पसंदी हो नहीं सकती। ठीक, ये मेरे लिहाज से कोई उन्होंने समझदारी का काम नहीं किया। इसका फॉल आउट हिंदुस्तान में इसलिए होगा कि ये पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं है। राइट, ये वहाँ के दलितों की या शेड्यूल कास्ट की बात नहीं है, वहाँ के आदिवासियों की बात नहीं है, वहाँ के बंगाल और असम और नागालैंड की बात नहीं है। ये हुकूमत की बात है। उस हुकूमत की बात है कि जो उनके आइन का फंडामेंटल है, सेकुलरिज्म, उसको छोड़ चुकी है। ठीक है, जो तासुब की बुनियाद पे लोगों का न सिर्फ मुसलमानों को तो बहा रही है, हाँ। वो ईसाइयों के साथ भी बुरा सलूक कर रही है, वो शेड्यूल कास्ट के साथ बुरा कर रही है, वो हर एक को मार रहे हैं जो उनके नजरिए से। तो ये भी मार पीट का जो एक स्टेट ऑफ माइंड है ना, वही है कि ये हमने इंतहा कर दी है, अब नहीं मानोगे तो वहाँ फौज उन्होंने 38,000 पहुंचा दिए। ठीक है, तो ये इसके हालात। अब इसमें हमें क्या करना है? एक तो यही है ना कि जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, जो इखलाकी और सियासी और सफारती तौर पे हम मदद करेंगे, इससे मसला हल नहीं होगा। अब हिंदुस्तान वहां से कहीं आगे जा चुका है। ठीक है, और फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान
मैंने पीछे पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी उसमें ये बात की थी, शायद आपने सुनी हो, कि ये जो कहते हैं ना कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, मैंने ये कहा था मैं दलील देके साबित करता हूँ कि ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए कि अटूट अंग ये होता है कि जिससे आपको बड़ी मोहब्बत हो, आपकी औलाद आपका अटूट अंग हो सकता है। अगर आप कश्मीर का अटूट अंग कहते हैं तो फिर 7 लाख फौज क्यों रखी हुई है उस अटूट को टूटने से बचाने के लिए? ठीक है, यही मैंने कहा था। अच्छा, आज मेरी बात इस एक्शन से सही उसकी मोहर तस्दीक सबत कर दी है मोदी गवर्नमेंट ने। वो कैसे कि वो जिसे अटूट कहते थे उसको खुद तोड़ दिया उन्होंने लद्दाख को कहा है कि हम इसको इंडिया अलग कर देंगे। ठीक, तो आपका अटूट नहीं था, इसका मतलब है आप झूठ बोलते थे। अटूट होता तो कैसे आप निकाल सकते हैं जी फलाने का स्टेटस जो है वो रियासत का स्टेटस है, फलाने का यूनियन का स्टेटस है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका अटूट अंग नहीं था। अगर अटूट होता तो फिर तो आप उसे खुद इकट्ठा रखते ना। पहले फौज के जरिए से इकट्ठा रख रहे हैं, मार रहे हैं, मजालिम कर रहे हैं, कोई 1 लाख से ज्यादा लोग आप शहीद कर चुके हैं, बच्चों को मार चुके हैं, और तो और मारे जा रहे हैं। अभी कल मारे उन्होंने, क्लस्टर बम मारे उन्होंने। ये आप इतने अच्छा, लेकिन अब इस पर सवाल ये पैदा होता है, आपने जो सवाल किया ना कि हमारी हुकूमत होती तो पॉलिसी क्या थी। अब देखना है, सबसे पहले ये जायजा लेना है कि सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका क्या कर रहा है या क्या करता है, इसके बाद ये जो आज की अनाउंसमेंट है, फिर और दीगर मुस्लिम उम्मा जो है हमारी, अरब लीग जो है हमारी, OIC जो है, मोहतरमा आलम इस्लामिया, अगर वो मतलब के रवायती तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हिंदुस्तान के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। बहुत सारे मुल्क खामोश है जो किरदार अदा कर सकते हैं, जिनकी दुनिया की जिन पर नज़र है, चाइना है, रूस है, उनके भी इंडिया के उनसे भी ताल्लुकात हैं। लेकिन हमें अब इस पे कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी। एक नंबर 2, गैर रवायती तरीके इख्तियार अब करने पड़ेंगे। नंबर 3, हमारी जो कश्मीर पॉलिसी है, चूंकि उसने एक काम कर दिया, किसी से पूछे बगैर ये पूछ के किया है, ये भी पता लग जाएगा कौन कौन ऑन बोर्ड है कौन। लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि जो हमारी 70-72 साल से पॉलिसी थी उसी पे चलते रहे। हमें सोच समझ के देखें, मैं कोई ऐसी बात इर्रेस्पॉन्सिबल बात नहीं करना चाहता। आपने जो सवाल किया है वो बड़ा मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं इस तरह से बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि ये सिर्फ मेरी पार्टी का इशू नहीं है, ये पूरे 21 करोड़ का है। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मेरी अपनी राय है जाती, कि एक जोहरी तब्दीली आनी चाहिए पॉलिसी में। इसलिए कि ये पॉलिसी जो है ना, अगर इसका असर लिया होता हिंदुस्तान, ये हरकत ना कर, ठीक है उन्होंने खुद दिया स्टेटस, हम मानते हैं या नहीं मानते, चलो एक थोड़ा सा कैमोफ्लेज किया हुआ था कि वहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, अब वो सारी चीज़ें होंगी। और अभी उनकी डिटेल मुझे नहीं पता, वो जब बिल की डिटेल आएंगी तो उसमें और भी पता लग जाएगा। तो इसमें अब सोच विचार, फौरन कोई जज्बाती एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात बुनियादी तौर पर तय कर लेनी चाहिए कि हम कश्मीरियों की हर किस्म की मदद जो है ना, उससे पीछे नहीं हट सकते। अब हमने इस इशू को कैसे आगे लेके चलना है, वही मतलब कि आज जो बीती है, क्या कल भी वही बीतेगी, बैंड जीतेगा कि शायर की गजल जीतेगी, तो वो तो नहीं जीत रही। तो अब उसमें तब्दीली आनी चाहिए। ठीक है, वेरी वेल सेड बाय सेनेटर मुशाहिदुल्लाह। वक्फा लेते हैं, उसके बाद पूछेंगे सेनेटर साहब से कि सेनेट में क्या हुआ। एंड वेलकम बैक। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सेनेट का ज़्यादा बेहतर पता है मुझसे, हुआ क्या कि देखते ही देखते अपोजिशन की अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो गई, ये क्या हुआ? देखें, बात ये है, ये जो इलेक्शन होता है ना इसका, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का, इसके पीछे एक फ़िलॉसफी है ना। बाकी तो ये प्रोसीजरल बातें हैं कि आपने एक करारदाद पेश की, आपने उसकी परमिशन मांगी, लीव मांगी, फिर उसमें पोलिंग हुई, को खड़े होके वो उसका वो तरीका है इसका, सीक्रेट बैलेट से, ये सारे प्रोसीजर हैं। बेसिक बात ये है कि चेयरमैन हाउस ऑफ फेडरेशन का वो होगा जिसको हाउस की अक्सरियत जो है उस पर एतमाद का इजहार करे, ये है असल। ठीक है,
लास्ट टाइम जब वो बने थे संजरानी साहब तो 57 वोट उनको पड़े थे। इसका मतलब है कि उन्हें 104 के हाउस की अक्सरियत हासिल है। ठीक है ना। अच्छा, अब 64 ने खड़े होके कह दिया कि हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सारी दुनिया को पता है। रकीबों से भी रस्मों रहा, हमसे भी शनासाई अदा सरकार की अपनी समझ में तो नहीं आई। ठीक है, आपको समझ आ गई? समझ में तो मतलब कि वो समझ में तो हर चीज आ ही जाती है। कैसे? ये भी तो हो सकता है कि वो पसंद करते हो सादिक संजरानी को लोग, नहीं तो वो तो फिर पार्टी डिसिप्लिन में मजबूर होके खड़े हो गए हो, लेकिन अंदर से वो कहते हो नहीं हमने इन्हीं को रखना। नहीं तो फिर उन्हें खड़े होके किसने रोका था? अगर वो पार्टी लीडरशिप देखें, जमीर जो होता है ना वो इतना फ्रेजाइल नहीं होता कि खड़े होके जमीर सोया हुआ है, ठीक है, और जहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा अंधेरे में जागा हुआ है। अंधेरे में जागा ना, उजाले में सो गया। ये जमीर वाले साइंटिस्ट आपके थे या पीपल्स पार्टी के थे? किसके? देखिए, हमें तो मना किया गया, मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ये जो बात इतनी कल परसों कही थी उससे तो मैं पीछे नहीं हट सकता कि हमारे आटे में नमक के बराबर है। बस इतनी सी बात। तो पीपल्स पार्टी के ज्यादा थे? मुझे नहीं पता कि मैं किसी भी पार्टी को, आपको मना किसने किया ये बात कहने से? हमारी पार्टी का डिसीजन है। सो इसलिए ताकि अलायंस में गड़बड़ ना हो। जाहिर है, बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं, जब पार्टी कहेगी या करेगी तो हम भी कर लेंगे। बट साइंटिस्ट साहब, एक सियासत भी तो है, आप लोग अच्छी तरीके से जब जीरक सियासतदान है, पीएमएलएन का मौकफ तो शुरू से सेनेट के इलेक्शन पर एक ही रहा है। आप तो पिछले साल भी यही बात कह रहे थे, आप तो तब भी अपनी अक्सरियत की बात कर रहे थे। ये तो तब्दीली लेकर आई थी पीपल्स पार्टी, अभी फिर पीपल्स पार्टी ही को फायदा होना था, वही विनिंग पोजीशन में थे। आइदर वे पीपल्स पार्टी ने अपनी ताकत बताई है कि हम इधर जितवा भी सकते हैं, हरवा भी सकते हैं। पीएमएलएन ने क्या बावर कराया है? मास्टर देखें ना, हमारा ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस दफा भी उन्होंने ही इनिशिएट किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। पिछली दफा बलोचिस्तान में भी उन्होंने इनिशिएट किया था। पिछली दफा में और अब में फर्क यह है कि हुकूमत को 1 साल गुजर चुका है, एक ठीक, दूसरे एक एपीसी बन चुकी है, 2, तीसरी बात यह है कि एहतजाज करना है पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। ठीक है, ठीक है। चौथी बात यह है कि उसके मरहले जो है ना वो तय करने हैं, कुछ कर लिए, जिसमें पहला मरहला सेनेट का इलेक्शन था। ठीक है, और वही नाकाम हो अब गया। वो सारी एपीसी की जिम्मेदारी थी ना उसको लेके कैरी करना। नाकाम क्या काम कोई नहीं होता। नाकाम हाँ, अगर 64 खड़े ना होते ना तो नाकाम था। जब 64 एक देखे कल को जिस वक्त वो आके चेयरमैन बन के इसका इजलास चलाएंगे और 64 ने फिर खड़े होकर कह दिया तो फिर क्या होगा? फिर सर एक पीपल्स पार्टी का, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, पीपल्स पार्टी की नजर से देखें, एक तरफ हासिल बिजंजो है, एक तरफ सादिक संजरानी है जो उनके लाए हुए कैंडिडेट हैं, उन्हें क्या जरूरत है हासिल बिजंजो को बनवाए? तो फिर इनिशिएट करने की भी कोई जरूरत नहीं। कोई वजह होगी ना सर, सोच गौर करें। कोई वजह तो मैंने आपको बता दी ना कि रकीबों से भी रस्मों रहा, हमसे भी शनासाई अदा सरकार की अपनी समझ में तो नहीं आई। जरदारी साहब को आप समझते हैं कि उन्होंने जबरदस्त पॉलिटिक्स खेली एक दफा फिर? ये पॉलिटिक्स है या नहीं है, इस ये भी डिबेटेबल है। ये तो बात की बात है। पॉलिटिक्स का हर एक की डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है, मेरी मुख्तलिफ है, आपकी मुख्तलिफ है, जरदारी साहब की कुछ और होगी, किसी और की कुछ और होगी। ठीक, पॉलिटिक्स को छोड़े, ये जो भी कुछ है, बात ये है कि 14 लोगों ने अपने जमीर को बेचा है। अब सवाल ये है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बन गई हैं कि खरीदार कौन था और बिकाऊ माल कौन था। अच्छा, बिकाऊ माल था तो बिकाऊ माल अगर जिम्मेदार है तो खरीदार भी जिम्मेदार है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक, ये जमहूरियत है। ये जमहूरियत को अगर आप मंडी बनाएंगे ना, आप कहें तो मैं 2-4 क़िते सुना दूं इस पे? सुनाए। देखें, अब्दुल हमीद अदब ने कहा कि गुमा ये था फ़कत इंसान फरोख्त होते हैं, तेरे जहां में तो यज़्दां फरोख्त होते हैं, और सुराइयों से हसीन गर्दनें भी बिकती हैं, लबों के रस भी मेरी जहां फरोख्त होते हैं, और ये इर्तक़ा का ज़माना है, ज़माने में नसीब इस्म तो उसियाँ फरोख्त होते हैं, और वो जिस्म मरमरो सहबा से जिनकी साख्त हुई बराए खिदमत इंसान फरोख्त होते हैं। और अजीब चीज़ है चांदी की सरमदी झनकार कि जिसकी लोच पे कुरान फरोख्त होते हैं, और ख़िज़ा का वहम मिटा दो
कि अब तो कसरत से सदाबहार गुलिस्तां फरोख्त होते हैं, लेकिन बात यह है कि जो बिकता है, जो खरीदता है, वो दोनों जिम्मेदार हैं। जो बिके हैं उनकी भी गैरत का अंदाज़ा आप लगा ले, और जिन्होंने ख़रीदा है वो भी उनसे को कम जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने ये इस काम में इतना सा भी हिस्सा डाला है। उन्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि उनकी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। सो हासिल बिजिंजो साहब की जगह अगर कोई और कैंडिडेट होता तो नतीजा यही होता? जाहिर है यही होता, जो कुछ ये हुआ है इसके बाद तो यही कहा जाएगा ना। बल्कि अगर फर्ज करें ये ना भी होता और थ्रू हो जाता तो उसके बाद इलेक्शन होता ना, तो एक और चॉइस थी भाई, जिन्होंने या तो आपने कश्मीर फतह करना है या सेनेट को फतह करना है, तो फतह जो है वो ताकत से ही किया जाता है। ठीक है, ठीक है, राइट। तो सेनेट फतह हो गया। अच्छा, अब फतह करने वाले में मफ्तू भी जिम्मेदार है और फाते भी जिम्मेदार। ठीक है, वक्फा लेते हैं, उसके बाद पूछेंगे सेनेटर साहब से कि सेनेट में क्या हुआ। एंड वेलकम बैक। आप बार बार इशारा करें किसी तरफ, आपका जो आपने सुनी थी स्टेटमेंट जो हासिल बिजिंजो साहब ने दी, जिसपे आप FIR भी कट रही है उनके ऊपर, ये इस तरह कहना चाहिए था उनको? कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? अगर उनके पास वाकई कोई क्रेडिबल गवाहियां थी तो कहने में क्या हर्ज है, लेकिन अगर नहीं थी, उन्होंने कहा फिर सही नहीं कहा। ठीक है ना, आपके पास किसी चीज का मुकम्मल सबूत मौजूद है, उसके बाद अगर आप उसका इजहार कर देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बगैर सबूत के अगर किसी को मलाइन करने के लिए आप करें, वो गलत बात है। राइट। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीपल्स पार्टी बतौर जमात सादिक संजरानी को वोट देने की साजिश में शरीक थी और हमारे इत्मीनान को ठेस पहुंची है। ये ख्वाजा आसिफ का अपना बयान है या और लोग? देखिए, मैं आपको, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस दिन ये बयान दिया उसी दिन वो बाहर से आए थे, अमेरिका से। ठीक है, उन्हें मेरा ख्याल डिटेल नहीं पता थी कि पार्टी के फैसले क्या है क्या नहीं है। उन्होंने जो बात की है, उमर चीमा की स्टोरी न्यूज़ में छपी एक दिन जंग में छपी। ये शायद बयान ना आता अगर उसकी तरदीद आ गई होती, तो उसकी तरदीद होनी चाहिए थी ना अगर वो गलत है। और अगर तरदीद नहीं हुई तो फिर ख्वाजा आसिफ जो है उसके बयान को क्या कहेंगे आप? यस, उन्होंने तो खबरें पढ़ के दिया, उन्होंने तो बयान, खबर ही पढ़ी ना, उन्होंने तो सहाफी का जिक्र किया। बस सहाफी उमर चीमा है ना, बिल्कुल। तो अगर उसने गलत कहा है तो जिसके भी बारे में कहा कि उसे कहना है वो तूने ये कैसे कहा? ठीक, उसने तो इशारतन सारी बात कर दी ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं कह सकता हूँ सेफली कि पोलिंग शुरू होने से पहले हमें इन बातों का पता था जो उमर चीमा की रिपोर्ट है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू न्यू कि आप लोग नहीं कामयाब होने चाह रहे? मुझे फिर भी थोड़ा सा था, आप अगर वो निकाल के देखें ना तो मेरे चेहरे पे कुछ तफक्कुरात हैं वहाँ जो मैं बैठा हूँ। परेशान बैठे हुए हैं? परेशान मैं इसलिए बैठा था कि कोई थोड़ी इतला थी, फिर भी मैंने कहा हो सकता है गलत हो या ना थ्रू हो। क्या इतला थी? इतला यही थी कि कुछ चीजें हुई हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं। हाँ, कुछ एक्टिविटी हुई है। ये पीपल पार्टी के लोगों को वो जो गोरिल्ला रिपोर्ट का जिक्र है ना, मुशाहिद हुसैन का जिक्र है, उसने बताई थी राजा जफरुल हक साहब के सामने। उनके दफ्तर में कुछ पीपल पार्टी के बड़े लीडर मौजूद थे, उन्हें कहा था। अच्छा, अब बात यह है कि या तो ये बात सही है या गलत है, दो ही बातें होती हैं ना किसी भी खबर के बारे में। आप दो बातें कहते हैं कि ये दुरुस्त है या ना दुरुस्त है, गलत है। ठीक। अच्छा, अगर ये दुरुस्त नहीं है तो इसकी को फौरन कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए। सही। और अगर कंट्रडिक्शन नहीं हो रही तो फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दा। लेकिन आपको हैरत तो नहीं होगी, पहली दफा तो नहीं है पीपल्स पार्टी PMLN ने एक दूसरे को इत्मीनान को ठेस पहुंचाई है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। इत्मीनान को छोड़ दें आप, इत्मीनान होता ही नहीं पार्टियों के दरमियान। उसमें ठेस तो उस वक्त पहुंचे ना जब इत्मीनान सियासी जमातों में नहीं होता, चाहे अपोजिशन। मुझे आप एक बात बताया, हुकूमत में PTI MKM के साथ बैठी कि बड़ा इत्मीनान है इनका आपस में, नहीं है ना। भाई कल तक आप क्या कहते रहे उनके बारे में? ठीक है, ये तो वो है ना, जरूरत की शादी क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वरना एतमाद कौन सा है?
या और दीगर एक आध पार्टियां और बैठी हुई। कल तक आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे साथ बैठे हुए ना, तो ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट जब नहीं है तो फिर ठेस कौन से पहुंचेगी। और वैसे भी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर जो सियासी जमातें सियासत करती हैं वो ट्रस्ट की बुनियाद पर नहीं करती, बल्कि जो मतलब के जमहूरी और नजरिया जरूरत के तहत करती हैं। नजरिया जरूरत भी कहीं ना कहीं होता है, और जमहूरी जरूरतें होती हैं, आईनी जरूरतें होती हैं। तो जहां पे आपको वो सूरत हाल जो होती है ना, गिवन सर्कमस्टांसेस, वो आपको कुछ मतलब के किसी एक रास्ते पे लाके खड़ा कर देते हैं, आप खड़े हो जाते हैं। तो मिसट्रस्ट का इशू है ही नहीं। तो वो तो अगर ट्रस्ट का इशू हो तो फिर पार्टी एक हो ना, ठीक फिर है। पीपल पार्टी और नून लीग का तो होना जरूरी नहीं है ना, Right. दोनों एक ही हो। सो पहला स्टेप था सर ये आपका, क्योंकि ऑपोजिशन ने कहा था इत्तेहाद है, हम आगे तक जाएंगे। पहले स्टेप पे सेटबैक हो गया, ऑपोजिशन का इत्तेहाद अब आके तहरीक चलाएगा, मौलाना मुफ्ती रहमान की सेटबैक कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। ओके, कहने का तो यह है कि कागज में रिजल्ट ये आ गया कि जी संजरानी साहब बन गए, यही है ना। लेकिन सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और वो जो कह रहे थे कि जी उड़ गए, ये 54 वोट हो गए, फलाना हो गया है, 6 वोट कभी हो सकता है कि सेनेट के लोग मुस्तरद कर दें, ये सारी बातें होगी। फिर 64 खड़े होके कह रहे हैं कि जी हम इनको हटाना चाहते हैं। उधर से उन्होंने वो तो डिनर पे भी चले गए, डिनर पे भी लेकिन दूसरी एक और बात है ना कि जो ट्रेजरी बेंच है वो कहता था कि हमने डिप्टी को हटाना है, उसकी लीव में 32 आदमी मिलते हैं उन्हें, तो फैसला तो हो गया ना। तो अगर हाँ जेन्युइनली हारे होते फिर सेटबैक था, जेन्युइनली तो नहीं हारे ना, जबरदस्ती है ना। फतह हमें फतह कर लिया गया है सेनेट को, तो फतह हो गया, मफ्तू है। आप मफ्तू है, लेकिन देख ले आपकी जर्रा बराबर फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप जब ताकत के बगजोर पे या किसी भी वजह से किसी को मफ्तू करते हैं ना, तो उसका दिल और दिमाग। आप देखना मरियम को आप लोग दिखाते नहीं, आपने एक दफा दिखाया था, अपने बंद हो गया था 3 चैनल जिनमें आपका भी था, उसे नहीं दिखाते, उसका नाम तक नहीं आने देते। सर पैमरा की रूलिंग है, आप लोग कोर्ट में चले जाएं उसके खिलाफ तो सब दिखाएं इसको जी। मैं और बात कर रहा हूँ, मैं पैमरा शमरा को, पैमरा जो कर रही है ना, पैमरा की रूलिंग पहले कहाँ थी? पैमरा की रूलिंग मानती थी ये मीडिया पैमरा की रूलिंग हमारे दौर में? बड़े नोटिस आते थे, कोई नोटिस आते थे तो इस तरह से होता था जो अब हो रहा है, नहीं होता था ना। आप ऐसा तो ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि मरियम जहां से निकलती है लाखों लोग होते, अब ना दिखाएं, ये रिएक्शन होता है। इसको कहते हैं कि दश्ते इजहार में कब आबला पा रुकता है और कौन से बंद से सैलाब वफा रुकता है। तो आप सेनेट को फतह कर लें, लेकिन वो तहरीक नहीं रुकेगी इससे। राइट, ऑन दिस ब्यूटीफुल वर्स वी विल रैप इट अप। थैंक यू सो मच नाइडर साहब, आज आपने बड़ी अच्छी हमें शायरी भी सुनाई। डू गिव मी योर फीडबैक। अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।